नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एकलव्य पीसीएस में। और जैसा कि आप देख ही रहे हैं कि देश में अभी किसान आंदोलन चल रहा है, किसान सड़कों पर है और किसान जो है कृषि बिल को लेकर सड़कों पर है। और इन कृषि बिल में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो बार बार हमारे सामने निकल कर आ रही है वो है एमएसपी। अक्सर करके आप ये देख रहे होंगे कि एमएसपी को लेकर ये कर दीजिए, एमएसपी को लेकर वो कर दीजिए। तो आज की इस वीडियो लेक्चर में हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार ये एमएसपी है क्या। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है ये, और इससे आपको पेपर में भी सवाल मिलेंगे और जानकारी के लिए तो ये है ही। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। और अगर आप इस वीडियो लेक्चर की पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो ज्वाइन करें हमारा टेलीग्राम चैनल एकलव्य पीसीएस। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखते हैं यहाँ पे सबसे पहले हम पता करेंगे कि एमएसपी होता क्या है। तो विद्यार्थियों, एमएसपी की फुल फॉर्म है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, एमएसपी की फुल फॉर्म होती है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। हिंदी में इसे कहते हैं न्यूनतम समर्थन मूल्य। तो सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार एमएसपी होता क्या है, न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या होता है। तो विद्यार्थियों, सरकार क्या करती है, सरकार प्रत्येक फसल चक्र के पहले, हमारे यहाँ पर मूल रूप से दो बड़े फसल चक्र चलते हैं, वैसे तो तीन चलते हैं। वो होते हैं खरीफ, रबी और जायद। तो यहाँ पर सरकार क्या करती है कि दो बड़े फसल चक्र जो होते हैं, जिनके नाम है खरीफ और रबी, उनकी बुवाई से पहले उनकी फसलों के लिए विशेष न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी करती है। ठीक है, तो सरकार क्या करती है, प्रतिवर्ष किसानों की विभिन्न फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी करती है। और क्यों करती है, इसलिए करती है जिससे किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य मिल सके और वे बाजार के प्रभावों से मुक्त रहें। तो सरकार क्या करती है, सरकार विद्यार्थियों जैसे ही फसल बोई जाएगी तो फसल के बोए जाने के समय ही सरकार उस फसल का एक मूल्य निर्धारित कर देगी, एक न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित कर देगी। इसी न्यूनतम समर्थन मूल्य को हम एमएसपी कहते हैं। अब इससे होता क्या है, यह सरकार ऐसा क्यों करती है। तो सरकार इसलिए ऐसा करती है कि पहले तो किसान को उसकी फसल का उचित मूल्य मिल सके। ठीक है, यानी किसान जो फसल बो रहा है उसको उसका पर्याप्त मात्रा में मूल्य मिल सके। दूसरा, कि वे बाजार के प्रभावों से मुक्त रहें। बहुत बार विद्यार्थियों क्या होता है कि मान लीजिए कोई फसल बहुत ज़्यादा हो गई, जैसे हमारे यहाँ गेहूं की फसल बहुत ज़्यादा हो जाती है, आलू की फसल बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो मार्केट का सिंपल सा फंडा ये है कि मार्केट में नियम ये होता है कि अगर कोई चीज़ ज़्यादा सप्लाई हो जाती है, मार्केट में किसी चीज़ की ज़्यादा अधिकता हो जाती है, तो उसके जो मूल्य हैं, जो उसका रेट है वो कम हो जाता है। डिमांड एंड सप्लाई में हम लोग पढ़ते हैं कि अगर किसी चीज़ की मात्रा मार्केट में बहुत ज़्यादा हो जाए, बाजार में किसी चीज़ की मात्रा अधिक हो जाए, तो उस चीज़ का मूल्य बाजार में घट जाता है। तो ये किसानों के साथ भी हो सकता है कि मान लीजिए बहुत बड़ी मात्रा में आलू या गेहूं का उत्पादन हो गया, तो फिर हो सकता है गेहूं और आलू के मूल्य इतने घट जाएं कि किसान ने जो रुपया लगाया है वो भी उसको वापस ना मिले, उसकी कीमतें गिर जाएं। तो किसान को इस समस्या से बचाने के लिए सरकार पहले ही क्या करती है, उस फसल का एमएसपी सेट कर देती है कि साहब इतने से नीचे तो ये बिकेगा ही नहीं, और इससे नीचे मतलब इतने में तो हम ही खरीद लेंगे और इससे नीचे आपको नहीं बेचना है। कहने का मतलब ये है। तो बाजार के प्रभावों से किसान मुक्त रहे और उनकी फसलों को उनका उचित मूल्य मिल सके, इसलिए सरकार क्या करती है, एमएसपी हर वर्ष निर्धारित करती है। चलिए, अब ये कब से शुरू हुआ है ये भी हम जान लेते हैं, इंपॉर्टेंट बात है। तो विद्यार्थियों, एमएसपी शुरू हुआ है 1966 और 1967 में। ध्यान रखेंगे, अगर आपने ध्यान दिया होगा तो ये वही वर्ष है जिस समय चल रही थी तीसरी पंचवर्षीय योजना। तो तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान सबसे पहले गेहूं के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की गई थी, जो कि उस समय पे 54 रुपए प्रति क्विंटल था। ठीक है, तो हम ध्यान रखेंगे सबसे पहले गेहूं के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की गई थी 1966-1967 में, और ये तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ था। अगर आपने पंचवर्षीय योजनाएं पढ़ी होंगी तो आपको पता होगा तीसरी पंचवर्षीय योजना भारत की सबसे असफल पंचवर्षीय योजना थी। और 1965-1966 वो समय था जब भारत में भीषण अकाल पड़ रहा था, इधर पाकिस्तान के साथ युद्ध चल रहा था। तो ऐसे में खाने की बड़ी समस्या थी। ऐसे में फूड सिक्योरिटी को बनाए रखने के लिए, खाद्य सुरक्षा को बनाए रखने के लिए सरकार ने एमएसपी की घोषणा की थी। ध्यान रखेंगे, हिस्टोरिकल फैक्ट है, पेपर में पूछा जा सकता है। चलिए, अब हम देखते हैं एमएसपी की सिफारिश कौन करता है, सरकार को कौन बताता है कि किस फसल का एमएसपी कितना होना चाहिए। ध्यान रखेंगे, अब हम यहाँ पर यह पता करने की कोशिश करेंगे कि सरकार को ये कौन बताता है किस फसल का एमएसपी कितना होगा।
तो सरकार को ये बताने की जिम्मेवारी है विद्यार्थियों किसकी, ये है कृषि लागत और मूल्य आयोग CACP की। ध्यान रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, ठीक है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि MSP की सिफारिश भारत में कौन करता है। तो MSP की सिफारिश करता है भारत में कृषि लागत और मूल्य आयोग। CACP का मतलब है द कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइजेस, ठीक है। तो ये इसका फुल फॉर्म है और यही जो है MSP की सिफारिश करता है भारत सरकार को। उसके बाद भारत सरकार की जो कमेटी है जिसका नाम है कैबिनेट कमेटी और इकोनॉमिक अफेयर्स, ये अंतिम रूप से घोषणा कर देती है कि किस फसल का MSP कितना होगा। अब हम ये भी जान लेते हैं कि वर्तमान में कुल कितनी फसलों के लिए MSP भारत सरकार जारी करती है। तो विद्यार्थियों, वर्तमान में 23 फसलों के लिए भारत सरकार MSP जारी करती है। ये सवाल आपसे सीधे सीधे पेपर में पूछा जा सकता है कि बताइए भारत सरकार वर्तमान में कितनी फसलों के लिए MSP जारी करती है। तो वर्तमान में 23 फसलों के लिए सरकार MSP जारी करती है और इनमें से 14 फसलें होती हैं विद्यार्थियों खरीफ की, 6 फसलें होती हैं रबी की तथा 3 नकदी फसलें शामिल हैं जिनके नाम हैं गन्ना, जूट और नारियल, ठीक है। ये हम ध्यान रखेंगे, 14 फसलें हैं खरीफ की, 6 रबी की तथा 3 नकदी फसलें इसमें सम्मिलित होती हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये बात पता होगी कि खरीफ की फसलें क्या होती हैं तथा रबी की फसलें क्या होती हैं। तो एक आध फसल का आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे। तो हमने देखा कि यहाँ पर कुल 23 फसलों के लिए MSP जारी किया जाता है और अब हम देखते हैं यहाँ पर कि MSP की गणना कैसे की जाती है। आखिरकार सरकार जो है MSP को कैसे कैलकुलेट करती है, इसको भी हम जानने की कोशिश करते हैं। तो विद्यार्थियों, वर्तमान समय में भारत सरकार जो है MSP को कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के आधार पर निकालती है। ध्यान रखना, वर्तमान में भारत सरकार MSP को निकालती है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के आधार पर, यानी इसका मतलब ये हुआ कि किसान को किसी फसल को उगाने में कितना मूल्य लागत आ रहा है, ठीक है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का मतलब हो गया उत्पादन में लगने वाली लागत। तो मान लो गेहूं को उसे उगाने में कितना खर्चा आ रहा है, 1 क्विंटल गेहूं को उगाने में कितना खर्चा आ रहा है, इस आधार पर सरकार MSP कैलकुलेट करती है। अब MSP जो है मुख्य रूप से 3 तरीकों से निकाला जाता है। पहला तरीका है A2, इसमें हम क्या सम्मिलित करते हैं, A2 में हम सम्मिलित करते हैं सीड्स यानी बीजों को, फर्टिलाइजर यानी खाद को, पेस्टिसाइड यानी जो हमारे कीटनाशक होते हैं उनको, फ्यूल को और इरिगेशन को, ठीक है, इरिगेशन यानी सिंचाई। तो A2 में सबसे पहले हम ये पता करते हैं कि 1 क्विंटल फसल को उगाने में कितना आपका बीज लग गया, कितना खाद लग गई, कितना कीटनाशक लग गया, कितना तेल लग गया क्योंकि किसान हमारे ट्यूबवेल का इस्तेमाल करता है, और सिंचाई में कितना खर्चा आ रहा है। सबसे पहले हम A2 को निकाल लेते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में। इसके बाद हम देखते हैं कि जब हम कोई भी खेती करते हैं तो उसमें लेबर भी शामिल होती है, ठीक है। जब आप खेती करोगे तो ऑब्वियस बात है उसमें मजदूर वर्ग भी शामिल होगा, उस मजदूर को आपको पेमेंट भी करना होगा। लेकिन विद्यार्थियों, भारत में ये परंपरा है कि जो भी किसान खेती करता है तो उसके परिवार में ही बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो उसके साथ खेती में काम करते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए अगर पिता खेती कर रहे हैं तो उनका बेटा अगर जवान है तो वो खेती में लग जाता है पिता के साथ, या उनके और भी बेटे हैं तो वो भी लग जाते हैं। हालांकि वो काम मजदूरी का ही करते हैं लेकिन उनको पेड नहीं होता। भाई पिता अपने बेटे को मजदूरी करने के लिए पैसे थोड़ी देगा, लेकिन वो काम तो कर ही रहे हैं। तो दूसरा जो तरीका है वो है विद्यार्थियों A2 और FL, इनको जोड़ देते हैं हम, A2 प्लस FL। A2 में क्या आएगा, तो A2 में तो ये ऊपर वाली सारी की सारी चीजें आ जाएंगी, ठीक है। और FL में क्या आ जाएगा, FL का मतलब है फैमिली लेबर, ठीक है। जो घर के हमारे मजदूर हैं, जो फैमिली लेबर है, वो भी शामिल हो जाती है। अब वो अनपेड है क्योंकि हमने कुछ पैसे तो देते नहीं है, लेकिन वो काम तो कर ही रहे हैं ना, खेतों में तो काम कर ही रहे हैं। भले पिता उनको पैसे नहीं दे रहे अपने बच्चों को, लेकिन वो काम तो कर रहे हैं। तो भारत सरकार इसका भी ध्यान रखती है कि भारत सरकार उनको भी ऐड कर लेती है जो कि फैमिली लेबर हैं, जो कि घर के मजदूर हैं और खेत में काम कर रहे हैं। तो दूसरा जो तरीका है वो है A2 प्लस FL का, ठीक है। और तीसरा तरीका है विद्यार्थियों C2 का। C2 में क्या क्या आ जाएगा, C2 में A2 भी आ जाएगा, A2 प्लस FL भी आ जाएगा, ठीक है। और जिस जमीन पर किसान खेती कर रहा है, विद्यार्थियों बहुत बार ऐसा होता है कि किसान की खुद की जमीन नहीं होती। बहुत बार ऐसा होता है, जैसे उत्तर प्रदेश में एक कल्चर है कि किसान जो है बट्टे पर खेती करता है, बटाई पर खेती करता है। तो वो ज़मीन उसकी नहीं होती, वो ज़मीन जो है बटाई पर लेता है और उस फसल का एक हिस्सा बटाईदार को देता है, बाकी खुद रखता है।
तो वो जो है उसकी ज़मीन किराए पर है, तो जब वो खेती करने जाएगा किसान जिसके पास ज़मीन है ही नहीं, तो उसे अपनी ज़मीन पर कुछ रेंट भी देना पड़ेगा, कुछ किराया भी देना पड़ेगा। तो जब हम C2 निकालते हैं विद्यार्थियों, तो हम उसमें A2 और FL को तो जोड़ ही देते हैं, इसके अलावा जो ज़मीन का किराया है वो भी हम जोड़ देते हैं। तो विद्यार्थियों ये 3 तरीके से सरकार कैलकुलेट करती है MSP को, A2 प्लस FL और C2। अब अगर वर्तमान की बात करी जाए विद्यार्थियों कि वर्तमान जो है MSP वो किस पर सेट होता है, तो मैं आपको पहले ही स्पष्ट कर दूं कि वर्तमान जो आपका MSP है वो A2 और FL पर दिया जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे हम। वर्तमान में जो MSP सेट होता है वो A2 और FL पर दिया जाता है, और भारत सरकार ये इंश्योर करती है कि प्रत्येक किसान को उसके MSP का 1.5 गुना लाभ मिले। ठीक है, 1.5 गुना उसको लाभ मिलना चाहिए अपनी फसल का, ये भारत सरकार तय करती है MSP के अंतर्गत। तो हमने समझा यहाँ पर कि MSP कैसे काउंट होता है। ठीक है, अब वर्तमान में देखिए क्या चल रहा है कि वर्तमान में किसान बड़ा विरोध कर रहे हैं MSP का। तो हम जान लेते हैं कि आखिरकार किसान इसका विरोध क्यों कर रहे हैं। तो विद्यार्थियों किसानों के विरोध का जो पहला बड़ा कारण है वो ये कि किसान चाहते हैं कि MSP जो मिले वो C2 का 1.5 गुना मिले। अभी हमने क्या देखा था कि सरकार क्या कर रही है, सरकार A2 प्लस FL का 1.5 गुना दे रही है। किसानों की मांग क्या है, किसानों की मांग है कि भैया C2 को भी इसमें शामिल करो, यानी किसानों की मांग है कि हमें जो है C2 का 1.5 गुना चाहिए। और भारत सरकार क्या दे रही है, भारत सरकार A2 प्लस FL का 1.5 गुना दे रही है। ठीक है, यानी अगर मान लीजिए आपने 100 रुपये में अगर मान लीजिए आप गेहूं उगा रहे हो प्रति क्विंटल, तो जब आप बेचने जाओगे तो सरकार आपको 150 रुपये में खरीद लेगी। ये है। अब इनका कहना क्या है, इनका कहना है कि हमारे यहाँ बहुत सारे जो है बटाईदार हैं, इसीलिए उनका जो है खर्चा भी जोड़ा जाना चाहिए। स्पष्ट सी बात है, हम यहाँ देख रहे हैं कि A2 सबसे कम है। मान लो A2 में आए केवल 100 रुपये। ठीक है, A2 प्लस FL में आ जाएंगे 110 रुपये, और जब हम C2 को भी जोड़ देंगे तो ऑब्वियस बात है ये रकम बढ़ जाएगी, हो सकता है ये 150 तक पहुंच जाए। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये बढ़ता जा रहा है। किसानों की मांग केवल इतनी सी है कि हमें जो MSP चाहिए वो C2 पर 1.5 गुना चाहिए। पहला तो मांग ये है, बिल्कुल जायज़ मांग है, ऐसा होना चाहिए। दूसरा अगर हम देखें तो दूसरा ये है कि वर्तमान में जो MSP है, जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, ये केवल नीति है, ये सरकार की एक नीति है, ये कोई कानून नहीं है। अतः सरकार MSP पर फसल खरीदने के लिए बाध्य नहीं है, ये हम ध्यान रखेंगे। मान लो अगली सरकार आए और वो ये कह दे कि साहब हम MSP इस बार जारी ही नहीं कर रहे, तो कोई कुछ कर नहीं पाएगा। आप इस आधार पर कोर्ट नहीं जा सकते कि साहब सरकार MSP जारी नहीं कर रही है, क्यों, ये कोई कानून नहीं है। अब किसान क्या चाहते हैं, किसान चाहते हैं कि इस MSP को कानूनी दर्जा दिया जाए, यानी इसको बाकायदा एक कानून बना दिया जाए। कानून बना दिया जाएगा तो सरकार बाध्य होगी फिर MSP पर फसल खरीदने के लिए, और अगर किसी किसान की फसल को MSP पर नहीं खरीदा जाता है तो वो फिर कोर्ट का सहारा भी ले सकता है। वर्तमान में ये नियम है नहीं, इसीलिए किसान ये कह रहे हैं कि हमें जो है MSP को कानून का दर्जा दे देना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं चल रही हैं MSP को लेकर। तो बहुत ही छोटा सा टॉपिक है जिसे आज हमने डिस्कस किया, लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा कि MSP क्या होता है और किस तरीके से हम इसे समझ सकते हैं और किस तरीके से हमारे लिए महत्वपूर्ण है। अगर अब भी आपका कोई डाउट हो तो आप कमेंट के माध्यम से मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।